आज हम बात करेंगे अगेन एक दूसरे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की. नॉट डिस्प्यूट आई वुड से, बट a later stage wherein either the dispute has been settled और स्टार्टिंग से ही वो चीज़ें ठीक हो गई एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में. इसलिए हम इस तरफ आए हैं. किस तरफ आए हैं? आज हम बात करेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स की. म्यूचुअल डाइवोर्स में सर क्या होता है? म्यूचुअल डाइवोर्स में होता है कि जब दो पार्टीज यानी हस्बैंड एंड वाइफ एक सेटलमेंट पे आ जाते हैं, एक म्यूचुअल सेटलमेंट पे आ जाते हैं कि हम अपने जो म्यूचुअल जो टाइज हैं, जो मैरिज है, इसको हम लेट्स पुट इट टू एन एंड म्यूचुअली और डाइवोर्स ले लेते हैं, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स. जब दोनों पार्टीज की रजामंदी और कॉन्सेंट होता है तब. अब इसको फाइल कैसे करते हैं, इसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, इसको प्रोसीड कैसे करते हैं सर? तो देखो, जब हम म्यूचुअल डाइवोर्स की बात करते हैं तो ये जाता है सेक्शन 13B(1) हिंदू मैरिज एक्ट 1955. ठीक है. समझने वाली चीज़ ये है कि जैसा पिक्चर्स में, मूवी सीरीज में, सीरियल्स में आपको दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल नहीं होता. म्यूचुअल डाइवोर्स में भी ना करते करते 6 महीने बेर मिनिमम लग जाते हैं. 6 महीने क्यों लग जाते हैं? कम भी लग सकते हैं, बट देर आर एक्सेप्शंस, उस पर हम बात करेंगे. तो ये जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है वो 2 मोशन में होता है. हम इसको बोलते हैं मोशन प्रैक्टिकल लाइफ में. फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन. फर्स्ट मोशन जो है वो आपका एज सुन एज द पार्टीज हैव डिसाइडेड टू गो थ्रू म्यूचुअल डाइवोर्स एंड कम टू एन सेटलमेंट, तो हम वो म्यूचुअल डाइवोर्स उसी विद इन अ वीक और सो हम लोग उसे डाल देते हैं. उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट यू कैन ओनली प्रोसीड विद द डाइवोर्स आफ्टर 1 year ऑफ द मैरिज. ये बुकिश है, ये आप पढ़ सकते हो, इसको समझ सकते हो. अब म्यूचुअल डाइवोर्स का फर्स्ट मोशन जो होता है वो स्टार्टिंग में हो जाता है. एज इन जैसी पार्टीज का सेटलमेंट हो गया वैसे ही आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए मूव ऑन कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, पिटीशन तैयार कर सकते हो अगेन, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट मोशन. करेक्ट. अभी आज हम दोनों मोशंस की बात करेंगे. पहला और दूसरा दोनों के ड्राफ्ट की बात करेंगे, किस तरह से प्रोसीड करते हैं, किस तरह से वो ड्राफ्ट होते हैं, उसमें टेक्निकलिटीज़ और लूप होल्स क्या होते हैं, और कितना इजी और कितना मुश्किल होता है, कितनी डेट्स में होता है, वो सारा इन डिटेल हम बात करेंगे. तो क्योंकि हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ही सारे कवर कर रहे हैं, तो उनमें से एक डिस्प्यूट ये भी है. नॉट डिस्प्यूट एज सच, बट लेट्स टॉक अबाउट इट फर्दर. तो अगेन बार बार रिपीट करने की मैं ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि पुरानी वीडियोस आप अगर देख रहे हैं तो उनमें ये सब बहुत बेसिक अब तक आपको समझ आ गया होगा. तो ये केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट है. अगेन इसमें सारा डिटेल्स जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप भरोगे. ठीक है. इसको रिपीट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं. इंडेक्स भी आपको मालूम है, जो हम पिटीशन बनाते हैं उसको इंडेक्स में हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं शॉर्ट में, जैसे होता है हर बुक की तरह. ठीक है. मैं आगे सारी चीज़ें बताऊंगा. अब देखो, इसमें नोटिस करने वाली चीज़ फिलहाल ये है म्यूचुअल डाइवोर्स में, एड्रेस ये फैमिली कोड को ही होगा, प्रिंसिपल जज फैमिली कोड, क्योंकि वही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट मेजरली देखते हैं. डीवी की अगर बात करें और उसकी बात करें तो वो डीवी इज़ अ क्रिमिनल केस, कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल केस, तो वो जाता है महिला कोर्ट में. मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो पहले हुआ करते थे, अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो अब हुआ करते हैं आफ्टर द न्यू एक्ट्स अमेंडमेंट्स. ठीक है. तो नोटिस करने वाली चीज़ ये है, देखो हम अभी तक जो भी देखते आए हैं उसमें आपने देखा है जैसे इसमें राधिका अभिषेक लिखा हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा पिटिशनर लिखा होगा या डिफेंडेंट लिखा होगा, रिस्पोंडेंट लिखा होगा, प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट. इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये म्यूचुअल डाइवोर्स है, इसमें वर्सेस जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वर्सेस एक शो करता है कि आप किसी चीज़ के अगेंस्ट हो. यहाँ पे म्यूचुअल जा रहे हैं तो पिटिशनर नंबर 1,
पेटिशनर नंबर 2, और यहाँ पे भी वर्सेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एंड। ठीक है, अगेन क्यों? क्योंकि हम म्यूचुअल में जा रहे हैं, तो दोनों को पेटिशनर नंबर 1 एंड 2 एड्रेस कर रहे हैं और वर्सेस नहीं लगा करके हम एंड लगा रहे हैं। इंडेक्स आ गया, ये आपको ड्राफ्ट्स मिल जाएंगे, आप उसमें भी देख सकते हो मेमो ऑफ पार्टीज। अगेन अब ये देखो, इसमें भी एक और चीज़ नोटिस करने वाली है म्यूचुअल डाइवोर्स में, ये फर्स्ट मोशन की बात हो रही है, ध्यान रखना। जो पहला मोशन हमारा जाता है पेटिशनर नंबर 1, पेटिशनर नंबर 2, अब जो उनके रेस्पेक्टिव काउंसिल्स हैं, जैसे राधिका को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ये हमारे साइन हैं, अभिषेक को उनके काउंसिल रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ये उनके साइन हैं। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर अलग अलग एडवोकेट, म्यूचुअल डाइवोर्स की जब हम बात कर रहे हैं, जब म्यूचुअली हो रहा है, सब कुछ मिलजुल के हो रहा है, तो अलग अलग एडवोकेट क्यों कर रखे हैं? हम एक भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप एक एडवोकेट कर सकते हो, उनके ऑफिस से 2 लोग अपियर हो सकते हैं, लेकिन अपोजिट पार्टी यानी सामने वाली पार्टी के से भी आपको किसी ना किसी को वहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा स्टैंड पे, चाहे वो मेरा ही कोई एसोसिएट हो या कोई कोलीग हो, मैं उनको खड़ा कर सकता हूँ। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, क्योंकि पार्टीज म्यूचुअल डाइवोर्स पे यूजुअली स्टूडेंट्स जब आती हैं, जब यूजुअली मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कम चांसेस होता है कि स्टार्टिंग में ही पार्टी ने डिसाइड कर लिया वो म्यूचुअल डाइवोर्स का और वो म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ चलेगा। यूजुअली क्या होता है कि ये डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं, कोर्ट में आ जाते हैं, केसेस अब बैक टू बैक फाइल हो रहे होते हैं, तो एक प्रेशर की वजह से, या फिर यूँ कह लो कि दोनों पार्टीज को ये रियलाइज होता है एक टाइम के बाद कि लिटिगेशन बहुत लंबा चलेगा, लेट्स पुट इट टू एन एंड म्यूचुअली, ताकि हम दोनों अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो क्योंकि वो डिस्प्यूट्स इतने बढ़ गए हैं तो ट्रस्ट नहीं एक रहता है एक दूसरे पे कहीं ना कहीं, तो पार्टीज प्रेफर करती है कि हमारे अपने अपने एडवोकेट्स हो, ताकि जो पेपर वर्क हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो पेपर वर्क आप लोगों के लिए, नए बच्चों के लिए समझना मुश्किल है, क्लाइंट्स के लिए समझना मुश्किल है, तो वो एक एडवोकेट ही रिप्रेजेंट कर सकता है और देख सकता है कि हाँ मेरे क्लाइंट के फेवर में लिखे हुए हैं ना चीज़ें, या फिर जो टर्म्स वो मेरे क्लाइंट के फेवर में है या नहीं, या वो अनबायस्ड तो नहीं है। तो प्रेफरेबल यही रहता है कि वो अलग काउंसिल कर ले, हालांकि फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने हमेशा देखा होगा बाकी ड्राफ्ट्स अगर आप मैच करोगे तो सिर्फ एक ही एडवोकेट रहता है और नीचे पेटिशनर भी एक ही रहता है। यहाँ पे 2 हैं तो दोनों पार्टीज के साइन, दोनों काउंसिल्स के साइन। अगेन सेम चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे फोटोज लग जाती हैं। ये फाइलिंग का फॉर्मेट है जिसमें आप फोटो में आधा साइन नीचे आधा साइन फोटो पे होता है, ये करना बहुत ज़रूरी है, आपकी फाइलिंग अप्रूव नहीं होगी वरना। अब आ जाते हैं ड्राफ्ट पे। देखो मैट्रिमोनियल ड्राफ्ट्स, अगर सिर्फ ड्राफ्ट की मैं अगर बात करूँ तो ये मोर और लेस बहुत ज़्यादा रिजिड और हार्ड नहीं है, सिर्फ अगर मैं ड्राफ्ट की बात करूँ। मगर केयरफुल आपको चाहे आप छोटी सी एप्लीकेशन ही अगर क्यों नहीं बना रहे हो, कोर्ट एप्लीकेशंस की भी बात हम बाद में करेंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं मिसलेनियस, तो आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज उसकी अच्छी हो और आप जो भी लिख रहे हो थोड़ा केयरफुली लिखो, क्योंकि आप कोई एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोर्ट में ऐसा फाइल कर रहे हो जो आप जो जिसमें लैंग्वेज पार्लियामेंट्री हो और आप अपने ग्राउंड अच्छे से रख पाओ, कुछ आपके अगेंस्ट ना हो, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। देखो अगर मैं वैसे बात करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो क्लाइंट खुद भी अपने एंड पे कर सकते हैं, मगर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्टीज जिस पे है वो करे, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। तो मतलब जिसका काम है उसी को करने दिया जाए, कोई और ना करे। ड्राफ्ट की बात करते हैं, हमने यहाँ पे टाइटल सेम वैसे ही डाला हुआ है, पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13B(1). ठीक है, सेक्शन आपको पढ़ना है, आप पढ़ लेना, म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में बोलता है। ठीक है, पिटीशन पे आ जाते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट। अब देखो म्यूचुअल, अब हमने जो मैट्रिमोनियल ड्राफ्ट जो पहले पढ़े हैं उसमें और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। कुछ चीज़ें हैं जो बस, जैसे शादी, देखो इसमें देखो मैरिज कहाँ हुई, कैसे हुई, किस रिचुअल में हुई, वही लिखा हुआ है, पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने जैसा नहीं है, टू बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट। इसमें भी सेम चीज़ें आप पुराने ड्राफ्ट से मैच करोगे तो पेटिशनर नंबर 1 की डिटेल बिफोर मैरिज, पेटिशनर 1 की डिटेल्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ दैट पिटीशन क्या है, ठीक है, एड्रेस क्या है पहले और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटीशन, सेम चीज़ पेटिशनर नंबर 2 की आ जाएगी। ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो डालने पड़ते हैं, डालने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि बेबी है, यानी कुछ ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है सबको डिसाइड करने से पहले कोर्ट को,
कि बेबी है या नहीं, कॉन्जुमेट हुई है या मैरिज नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो, जो आप चीज़ें पढ़ोगे ना, इसमें सिर्फ, अगर मैं इसका एक सार निकाल के बताऊं, तो इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि दोनों पार्टीज ने बहुत ट्राई करा रिकंसिलिएट करने का, बहुत रिजॉल्व करने का, फैमिलीज और फ्रेंड्स ने, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। हेंस पार्टीज आर हेयर बिफोर द कोर्ट फॉर अ म्यूचुअल डाइवोर्स। बस थोड़ा लेंथ में लिखा हुआ है, लिखी सिर्फ इतनी ही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, फोर्थ पैरा में इतना ही लिखा हुआ है कि हम साथ में नहीं रह पाए किसी भी वजह से, टेम्परामेंटल इश्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजंस हैं, और वो रीजंस इस तरह के हैं जो किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा है, क्योंकि म्यूचुअल से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी के अगेंस्ट एलिगेशन या एलिगेट नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। तो आप जब इसको पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि भैया ठीक है, दोनों म्यूचुअल से आए हैं और किसी कोई एक दूसरे को एलिगेशन नहीं लगा रहा है इस पिटीशन में। तो लिविंग सेपरेटली सिंस, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट को असर्टेन करना होता है कि ये शादी को कितना टाइम हुआ और कितने टाइम बाद ये लोग डाइवोर्स के लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, 1 साल का टाइम होना चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो, ठीक है। इस पैरा में सेम चीज़ लिखी है कि बहुत कोशिश करी शादी करने की, शादी रोकने की, सॉरी, और इसको चलाने की, बट नहीं हो पाया। आगे अब देखो, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था 498A के बारे में, जो पुलिस स्टेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर वो FIR में कन्वर्ट होता है, फिर वो सेटलमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें नोट ये करो आपको कि ये देखो, पैरा 6 पढ़िए, that both the parties have settled all their disputes before the CAW cell, that is crime against women cell, Rohini sector 3 Delhi, in complaint reference number this on 16/4/2024। तो जब उन्होंने यानी राधिका ने CAW सेल यानी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली, अपनी डाउरी डिमांड की, तो वहाँ पर इनका सेटलमेंट हो गया। क्योंकि जब आप CAW सेल में, ये मैंने बहुत लेंदी वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। CAW सेल इज मोर लाइक अ मीडिएशन सेंटर ओनली, और विच इवेंचुअली टर्न्स इनटू एन FIR देयर। तो वो अलग चीज़ है, वो आप वीडियो देखना आराम से, दोबारा से समझ नहीं आया तो वहाँ पे सेटलमेंट हुआ। उसी स्टेशन में CAW सेल में सेटलमेंट टर्म्स को इनकॉर्पोरेट करके सब रेडी कर लिया गया, और उस सेटलमेंट के बेसिस पे, उसमें जो टर्म्स हमने लिखे हुए हैं उसके बेसिस पे हम म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए प्रोसीड करते हैं। दैट इज़ द टर्म। जो भी लेना देना है, अमाउंट है, अगर स्त्री धन है और गोल्ड है, कुछ आर्टिकल्स हैं, जो भी एक्सचेंज करने हैं पार्टीज को म्यूचुअली, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखे होते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका जब CAW सेल से सेटलमेंट होता है। अब सर, म्यूचुअल डाइवोर्स में अगर हमें जाना है तो ज़रूरी है कि हम CAW सेल में ही मीडिएशन करवाएं या वहीं से ही करवाएं? नहीं। अगर पार्टीज़ ने डिसाइड कर लिया है और CAW सेल में जाने की नीड नहीं पड़ी, या नहीं जो है वाइफ गई है वहाँ, तो आप पहले भी कर सकते हो। पार्टीज अगर समझदार हैं, या फिर कोई मिड-वे सॉल्यूशन निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, दोनों पार्टीज अपना एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, एक सेटलमेंट डीड बनाएंगे, दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, और अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखेंगे म्यूचुअली। फिर उसी हिसाब से उसको कोर्ट से नोटरी या ओथ कमिश्नर करवा के, साइन स्टैम्प करवा के, इन फ्रंट ऑफ 2 और 3 विटनेसेस, वो म्यूचुअल MOU को, सेटलमेंट को हम लेकर के, ठीक इसी तरह जैसे इसमें है, हम फर्स्ट और सेकंड मोशन के लिए प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये सेटलमेंट इसमें, इस केस में वहाँ हुआ था। आगे चलते हैं। अब देखो 7th पैरा, इसमें हमने वही जो मैंने बताया, सेटलमेंट में जो टर्म्स डिसाइड हुए हैं वो इसमें लिखे हुए हैं कि सेटलमेंट में देखो, फाइनल सेटलमेंट हुआ था 14/6/4 को, उसके हिसाब से that second party husband shall hand over the item listed in annexure A before the first motion at pre-decided place. Also the valuables will be exchanged in the court, ठीक है। तो इसमें क्या था, देखो ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, 1 बेड, 1 ड्रेसिंग टेबल, 1 वॉशिंग मशीन, 3 पिलो, ये सारा
हमारा ऑलरेडी मीडिएशन में डिसाइड हो गया है CW सेल में, उसी को हमने यहाँ इनकॉर्पोरेट करा है कि जी हमारा ये सेटलमेंट हुआ था कोर्ट में दिखाने के लिए। तो हमारे जो आइटम्स हैं वो हमने एक्सचेंज कर लिए थे पार्टीज ने बिफोर कोर्ट, क्योंकि जो बेड वगैरह है वो तो कोर्ट में हम नहीं एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। तो वो पार्टीज ने म्यूचुअली अपने एंड पे वो एक्सचेंज कर लिए थे। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट मोशन ऑफ द ऑल्सो द वैल्यूएबल्स विल बी एक्सचेंज इन द कोर्ट। फर्स्ट मोशन में वैल्यूएबल्स यानी गोल्ड आर्टिकल्स, टर्म्स देखो कुछ भी हो सकते हैं, वो आपने और आपकी पार्टी ने डिसाइड करना है कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से चीज़ें प्रोसीड करना चाहते हैं, वो आप कुछ भी रख सकते हो, वो अगर दोनों पार्टीज राजी हैं। तो इन्होंने फर्स्ट मोशन में बोला कि भाई गोल्ड आर्टिकल्स और अदर जो हैं वैल्यूएबल्स वो हम कोर्ट में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट मोशन में। तो उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन वही लिखे हैं, इसमें कुछ गणित नहीं है कंफ्यूज होने वाली या ना समझने वाली। पढ़ोगे आप ड्राफ्ट को तो समझ आएगा आपको, लैंग्वेज बहुत बेसिक है, इसमें समझने जैसा या फिर कुछ करने जैसा है नहीं, ठीक है। और इसमें वही लिखा हुआ है, द पार्टीज देयर मैरिज डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट इज अकॉर्डिंग विद द लॉ, ठीक है। अब देखो उसमें आर्टिकल्स की बात थी कि आर्टिकल्स एक्सचेंज होने हैं और बेडशीट जो भी सामान शादी में लिया दिया जाता है वो एक्सचेंज होना है। ऑन टॉप ऑफ इट एक अमाउंट भी डिसाइड हुआ था कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को 4 लाख रुपए देंगे म्यूचुअल डाइवोर्स में। ये आप इसे देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको आप एक वन टाइम सेटलमेंट भी बोल सकते हो, इसको एलिमनी भी बोल सकते हो, इसको कुछ नाम आप कुछ भी दे दो इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये एक म्यूचुअल डिस्कशन पे पार्टीज के निकल के आया कि हाँ जो हस्बैंड है वो वाइफ को 4 लाख रुपए देगी। बहुत सी केसेस में ऐसा भी होता है कि जो वाइफ है वो कुछ डिमांड नहीं भी करती है, लेकिन अपेरेंटली बहुत कम केसेस में मैंने भी ऐसा देखा है कि ऐसा होता हो। बट जरूरी नहीं है कुछ कोई आर्टिकल इन्वॉल्व हो या अमाउंट इन्वॉल्व हो, पार्टीज कभी कभी नहीं भी बोलती कि ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए डाइवोर्स के अलावा, तो फिर उस हिसाब से टर्म्स डिसाइड हो जाते हैं और उसमें लिख दिया जाता है कि द पार्टीज आर नॉट क्लेमिंग एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर एंड विश टू प्रोसीड विद म्यूचुअल डाइवोर्स। उस हिसाब से फिर उसको बना लिया जाता है, ठीक है। जैसे ये देखो 4 लाख का टोटल डिसाइड हुआ था एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ ऑल हर claims arising out of marriage including स्त्रीधन, permanent alimony, maintenance, ठीक है, फॉर गुड इट वाज डिसाइडेड। तो अब ये कैसे दिया जाएगा ये भी देखो, ये भी आपकी पार्टी ने आपने डिसाइड करना है म्यूचुअली कि किस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। और इसमें भी बेटर यही है सलाह अगर एडवोकेट की ली जाए कि किस तरह से प्रोसीड करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में म्यूचुअल डाइवोर्स के होते होते भी चीज़ें कभी कभी बिगड़ जाती हैं, पार्टीज नहीं आती हैं करने। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए आप करना, ऐसा नहीं है कि आपने अगर वाइफ की तरफ से हो तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि पहले ही मोशन में उससे पहले ही सारा अमाउंट आ जाए, लेकिन अगर आप हस्बैंड की तरफ से हो तो आप चाहोगे कि एक तरीके से अमाउंट दिया जाए ताकि सारी प्रोसीडिंग स्मूथली हो जाए। आप फर्स्ट मोशन में अगर आप 4 लाख है, आप 4 लाख दे दोगे, पता चला कि सेकंड मोशन में वाइफ नहीं आई, देयर आर रेमेडीज फॉर दैट टू, मगर एक लिटिगेशन या फिर यूँ कह लो ट्रबल बढ़ जाता है। रेमेडीज हैं सब चीज़ों के लिए, लेकिन वो बेटर है आप सिक्योर हो चुके। तो इसमें क्या हुआ था फर्स्ट मोशन में, जैसे इसमें लिखा हुआ देखो 2 लाख रुपए फर्स्ट मोशन में देंगे हस्बैंड अपनी वाइफ को एट द टाइम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट मोशन, और 2 लाख रुपए यानी रिमेनिंग 2 लाख रुपए सेकंड मोशन में देंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। और देखो अगर तो कोई लिटिगेशन है ऑलरेडी जो चल रही है, जैसे वाइफ ने मेंटेनेंस का केस डाला हो, डीवी डाला हो और अदर केसेस डाले हो और वो चल रहे हो, तो टर्म्स में ये भी लिखा जाता है कि जो वाइफ है या हस्बैंड है जिसने केस डाला हुआ है जो चल रहा है, डाइवोर्स हो चाहे अदरवाइज हो, वो केसेस विड्रॉ होंगे। अब चाहे वो फर्स्ट मोशन के बाद हो, पहले हो, सेकंड मोशन के बाद हो, क्वेश्चन से पहले हो, क्वेश्चन पे भी मैं अभी आऊँगा, कंफ्यूज मत होना। तो वो भी टर्म्स आपको डिसाइड करने हैं और वो केसेस विड्रॉ कराने हैं बिफोर एवरीथिंग गेट्स फाइनल और डाइवोर्स होता है। बाद में ट्रबल हो जाएगा, केसेस विड्रॉ नहीं होंगे तो वो चलते रहेंगे। स्पेशली बीइंग एन हस्बैंड आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। आगे चलते हैं। ये केसेस देखो हमने विड्रॉ कर लिए थे, विड्रॉ करने थे एक्चुअली, क्योंकि ये फर्स्ट मोशन है तो सेकंड मोशन से पहले इसके हिसाब से हमें विड्रॉ करना था, जो हमने इवेंचुअली कर लिया था, ठीक है, क्योंकि हम रिवाइव को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आगे चलते हैं। बहुत जनरल क्लॉजेज हैं, ये पैराज बहुत जनरल है, कॉपी पेस्ट वाले पैराज हैं। ये पैरा जो जुरिस्डिक्शन के लिए हम डालते हैं, इसमें आप देखना ये केस रोहिणी गया था क्योंकि पार्टी भी रोहिणी की थी, और मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टी के एड्रेस से जुरिस्डिक्शन बनती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। यहाँ पे हमने वाइफ के एड्रेस से बनाया था तो वो रोहिणी कोड बना था, तो वहाँ पे हम गए थे, ठीक है।
प्रेयर भी बहुत सिंपल है, ये जनरल पैरा है, पढ़ लेना बस। प्रेयर में हमने क्या डाल दिया, अंडर सेक्शन 13B1 हिंदू मैरिज एक्ट फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स, डिग्री ऑफ म्यूचुअल डाइवोर्स। अगेन सारी सेम चीजें, ड्राफ्ट आपके पास होंगे, देख सकते हो, समझ सकते हो। एफिडेविट, अब इसमें देखो म्यूचुअल डाइवोर्स में ना दो तरह के एफिडेविट जाते हैं, एक तो बेसिक एफिडेविट जो पिटीशन के साथ जाता है, लेकिन दूसरा जो, और दोनों पार्टीज का जाएगा, ध्यान रखना एक ही पिटीशन में, क्योंकि म्यूचुअली जा रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखो, ये देख रहे हो रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता, ये एक जजमेंट है ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जिसमें एक एफिडेविट इस जजमेंट के हिसाब से लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का है, तो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट दिल्ली में ही अप्लाई होगा, ठीक है। जो डायरेक्शंस हाई कोर्ट देगी, हाई कोर्ट देगी, वो दिल्ली हाई कोर्ट देगी, वो दिल्ली हाई कोर्ट का ही होगा। जो दूसरी देगी वो वहीं पे अप्लाई होगा। एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं होता, मगर हाँ, आप उसकी जजमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशन, आप उसको रेफरेंस के तौर पे अपने केसेस में शो कर सकते हो, ताकि आपका जो आर्ग्यूमेंट है, अदर देन दिस बात कर रहा हूँ मैं, सब्सटैंशिएट करने के लिए आप दिखा सकते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा। फिर जज अपने हिसाब से जो डिसाइड करेंगे कि अच्छा ठीक है, हम इसको आगे प्रोसीड करते, लेकिन बाउंड नहीं होगी कोर्ट इन एनी वे व्हाटसोएवर, ठीक है। अब ये जो एफिडेविट है, ये रजत गुप्ता और रूपाली गुप्ता में आया था, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला था कि एक एफिडेविट आप पर्टिकुलर दोनों पार्टीज की तरफ से एक फॉर्मेट में डालोगे। इसमें भी देखो कुछ अलग नहीं है, मगर डायरेक्शन से तो फॉलो करने हैं। इसमें भी चीजें वही लिखी हुई हैं जो ऊपर आप देखोगे पिटीशन में लिखी हुई है, मोर और लेस, ठीक है। पढ़ लेना, दोनों पार्टीज की तरफ से ये गया हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ, पिटीशन नंबर 1 एंड 2। आगे चलते हैं, ये आ गया आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अगेन जो हमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अब देखो इसमें ना, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो पक्का जाते ही जाते हैं, फिक्स एकदम, जैसे पहले भी आप देखते आए हो। सेटलमेंट डीड, चाहे वो CW सेल के हो, चाहे वो आपका MOU खुद का बनाया हो जाएगा प्रॉपर ओरिजिनल। मैरिज फोटोग्राफ, मैरिज कार्ड, आधार कार्ड सेम, कुछ अलग नहीं है पुराने ड्राफ्ट से, सब कुछ सेम है। सेटलमेंट है, आधार कार्ड है, फोटोग्राफ्स है, आधार कार्ड दोनों पार्टीज का गया है, सेम चीज़ है इधर। पिटीशन नंबर 1, 2 काउंसिल्स के साइन। आप देखो ये है सेटलमेंट अग्रीमेंट, जो हमारा मीडिएशन सेंटर में यानी कि CW सेल में बनाया गया था। वहाँ के जो वहाँ पे मीडिएशन करवाने के लिए बैठे रहते हैं ऑफिसर्स का, कंसर्न पर्सन्स, इसमें सारा लिखा होता है, यही टर्म्स हैं। इसी के टर्म, इस टर्म के हिसाब से ही आपका फर्स्ट मोशन भी ड्राफ्ट होता है और टर्म्स एंड कंडीशन डाले जाते हैं। फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, इसको पढ़ लेना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। MOU बना लो, कुछ भी कर लो, और उस हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हो आगे। मैरिज फोटोग्राफ आ गई, शादी का कार्ड आ गया। ये आपको ये भी ध्यान रखना है, जो शादी का कार्ड वो ओरिजिनल जाएगा, और जो MOU है, जो सेटलमेंट है, वो भी ओरिजिनल जाएगा। और जस्ट इन केस सर अगर ओरिजिनल नहीं है, हमारे पास फोटोग्राफ है या डिजिटल कॉपी है, तो देखो डिजिटल अगर कॉपी है तो भी आपका केस फाइल हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको फिर पहले 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ता था। अब नए एक्ट से आने के बाद 63 BSA का देना पड़ेगा, और उसमें वो चीज़, एक एफिडेविट आप लगा के दोगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। वो सेक्शन आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, बट मैं वैसे बता देता हूँ कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं, चाहे वो CD में, चाहे पेन ड्राइव में, चाहे अदरवाइज, तो एक 65B एविडेंस एक्ट का, यानी आज की डेट में 63 BNS का एफिडेविट जाता है, ये कहते हुए कि ये जो डॉक्यूमेंट है या वीडियो है या फोटो है, ये इस डिवाइस से निकाली गई है, इसका मॉडल ये था, ये था, ये था, टू असर्टेन द कोड कि हाँ ठीक है, तो वो उस हिसाब से प्रोसीड हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वकालतनामा आ गया। वकालतनामा में अगेन दोनों पार्टीज, राधिका को देखो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसमें हमारा नाम है, डिटेल्स हैं, और जो हस्बैंड है अभिषेक, उनको उनके एडवोकेट कर रहे थे, उनका नाम है, उनकी डिटेल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मोशन म्यूचुअल डाइवोर्स। अब इसको सर बना तो हमने लिया, अब इसको फाइल कैसे करें? देखो फाइलिंग का भी मैंने बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, मगर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे बेसिक चीज़ें। देखो इसका ना फाइलिंग का कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है,
ये नए नए नॉर्म्स आते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती है ना, वो बदलते हैं। लेकिन जो फिक्स चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लेना है। जैसे आपने ये निकाला, इसको आप प्रिंट करोगे। प्रिंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज की डेट में ऐसा है कि आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ मारना है, सिंगल पेज नहीं, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। और नंबरिंग आपकी हमेशा मेमो ऑफ पार्टी से स्टार्ट होती है, ये भी ध्यान रखना है, इससे कंफ्यूज मत होना यहाँ से। ठीक है। इसमें कोर्ट फीस लग जाती है, 25 रुपीज़ की कोर्ट फीस लगती है म्यूचुअल या मैट्रिमोनियल ड्राफ्ट्स में, मगर ये भी वेरी करता है अकॉर्डिंगली, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। देखो, फोटोज लगी, आपने सिग्नेचर करे हाफ नीचे हाफ ऊपर, ये एक रिक्वायरमेंट है। पुलिस स्टेशन आपने ज़रूर डालना है। ठीक है। अब ये थंब प्रिंट अगर आप देख रहे हो तो ये थंब प्रिंट भी एक रिक्वायरमेंट है। देखो, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है। ये कहीं लिखा नहीं है कि थंब प्रिंट आएगा, लेकिन ये डायरेक्शंस आती हैं कोर्ट से, तो हम अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये फाइलिंग की। थंब प्रिंट कर दिया। ठीक है। स्टैंपिंग, ओथ कमिश्नर वगैरह ये मैं बता चुका हूँ, ये कर दिया। दोनों पार्टीज का, एडवोकेट्स का साइन, सब कुछ। ठीक है। चले और इसमें देखो कुछ नहीं है। फिर ये ऑनलाइन फाइल होगा, फिर ये फिजिकल सबमिट किया जाएगा, फिर इसे लिस्ट किया जाएगा स्टाफ के द्वारा विद इन अ वीक और सो। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे। जैसे मान लो हमारा ये केस अब फाइल हो गया म्यूचुअल डाइवोर्स का। अब इसे फाइल हमने कर दिया। ठीक है। हमारी फर्स्ट डेट आ गई। अब सर फर्स्ट डेट पे क्या होगा? देखो, इसमें ना ट्रायल नहीं चलता, इसमें कोई पीई, कोई डीई, प्लेंटिव एविडेंस, डिफेंस एविडेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं होता। आप फर्स्ट डेट पे जाओगे, आपका मैटर लिस्ट होगा। आपको ध्यान रखना है कि आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड डॉक्यूमेंट लेके गए हो, आपको यानी क्लाइंट को, दोनों पार्टीज। वहाँ पे जज साहब आपके पिटीशन देखेंगे, अगर उनको सब कुछ ठीक दिखेगा वो पूछेंगे, वो कोशिश करेंगे तब भी जो जज वहाँ बैठे होंगे, ऑनरेबल जज, वो ट्राई करेंगे कि आपका जो डिस्प्यूट है वो एमिकेबली फिर भी सही हो जाए। 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आप क्यों अलग होना चाहते हो, क्यों आपकी बात नहीं बन रही है, क्यों सेटलमेंट नहीं हो रहा है, आप ट्राई करो। बट यूजुअली क्या होता है, उनकी ड्यूटी है कि वो कोशिश करें कि वो रिकन्सिलिएशन हो जाए। 1-2 सवाल पूछते हैं, आपकी शादी कब हुई, कब से अलग रह रहे हो, और फिर वो अपने स्टेनो को, यानी जो उनके स्टाफ होता है, जो टाइपिंग स्टाफ होता है साइड में, उनको वो दे देते हैं और फिर वो स्टेटमेंट हो जाती है। अब स्टेटमेंट में सर क्या होता है? स्टेटमेंट में देखो कुछ नहीं होता है ऐसा अलग, एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, एक ड्राफ्ट उनके पास बना होता है स्टेनोस के पास, और वो उसमें हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से उसे वो एडिट कर देते हैं। उसमें वो हमारे सबमिशंस ले लेते हैं और उसमें ये ले लेते हैं कि जो अमाउंट है, जैसे फर्स्ट मोशन में इसमें लिखा था 2 लाख रुपए देने, 2 लाख रुपए का डीडी जो है वो हस्बैंड को देंगे, और वो सबमिशन उस वाले स्टेटमेंट में आ जाएगा कि 2 लाख रुपीज, द डीडी ऑफ 2 लाख रुपीज ऑफ बियरिंग नंबर दिस हैव बीन रिसीव्ड बाय द वाइफ, और वो स्टेटमेंट एक तरह से हो जाता है। ठीक है। जैसे जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो हमने तो दे दी हैं ऑलरेडी फर्स्ट मोशन में या उससे पहले, तो वो सब ऑन रिकॉर्ड आ जाता है स्टेटमेंट हुई, प्रिंट मारेगा स्टाफ से प्रिंट हुआ। अब वो दोनों पार्टी से थंब प्रिंट और सिग्नेचर कराएंगे, वो अपने आप करवा लेंगे। आपको ये इसमें कुछ नहीं सोचना कि सर वो कैसे होगा, तो वहाँ स्टाफ बैठा रहता है आपकी हेल्प करने के लिए, वो बता देंगे कहाँ साइन होगा, कहाँ थंब लगेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब दोनों पार्टीज का हो गया। वैसे ही दोनों एडवोकेट्स का होता है, थंब प्रिंट नहीं होते मगर सिग्नेचर होता है, एडवोकेट्स की डिटेल आती है, फोन नंबर वगैरह सब कुछ आता है उस स्टेटमेंट में। आपका जैसे ही एज सुन एज द स्टेटमेंट इज डन एंड साइंड, आपका फर्स्ट मोशन हो गया, तो फर्स्ट मोशन इज डन, यानी आपका क्या है, अगर वैसे कहें तो आपका आधा डाइवोर्स इज डन। अब सर डाइवोर्स तो हो गया। अब मैं एक चीज जो है बहुत अनफॉर्चुनेट होके मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये कोर्ट में जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो देखो डाइवोर्स हो गया, आपका काम हो गया, पार्टी का काम हो गया। अब वहाँ का जो स्टाफ होता है ना, वो आपसे कुछ पैसे डिमांड करता है। ये मैं बहुत ऑनेस्टली ब्लंट होके बोल रहा हूँ, और आई डोंट नो हाउ दिस प्रैक्टिस इज बीन गोइंग ऑन इन द कोर्ट, और जजेस कैसे ये नोटिस नहीं कर पाते कि उनका ही स्टाफ ये सब काम कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं आपसे पैसे। ऐसे नहीं बोलेंगे सर पैसे दो, कोई भी नहीं बोलेगा आपको पैसे दो। सरकारी ऑफिस वो हैं अफसर, जो उनका स्टाफ होता है ना, जैसे जो छोटा मोटा स्टाफ होता है, जो साइन करवा रहा है, हेल्प कर रहा है, वो आपसे पैसे मांग लेते हैं।
किसी थोड़ा करवा दो, सेवा करवा दो या कुछ करवा दो, पैसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे और आपको समाओ आप मना कर सकते हो। देखो पूरा आपके पास पूरा राइट है कि भैया किस बात की है कैसे। लेकिन क्या होता है जब आप कोर्टों में जाते हो, आपको वहाँ डेली अपीयर होना है, आपको सबसे बना के रखनी है, दिस इज हाउ इट गोज, तो आपको 100 200 300 रुपये दे देने पड़ते हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और नॉट ओनली टू दैट, बहुत सी स्टेजेस ऐसी होती हैं, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। यू आर नॉट बाउंड टू गिव बट यू आर ऑब्लाइज टू गिव, ऐसा कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको शायद कोई शायद बताएगा भी नहीं इस तरह, और ये आप प्रैक्टिस में वक्त के साथ ही सीखते हो। तो 200-500 रुपये आपको देने पड़ते हैं और वो ऑब्वियसली आप अपनी जेब से नहीं दोगे, आप क्लाइंट के बोल के ही दिलवाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं अतरंगी जो कोर्ट्स में चल रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हमारा आवाज आता है बैक टू टॉपिक, तो हमारा ये डाइवोर्स इज ऑल डन। अब करते हैं सेकंड मोशन की बात। ये आपका सेम क्लाइंट का सेकंड मोशन है, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देखो सेम चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताता हूँ उसको, क्योंकि फर्स्ट मोशन हमारा हो चुका है, उसमें समझने वाली चीज़। सेकंड मोशन इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू द फर्स्ट मोशन। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब पहले ही समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट मोशन है वो तो हो गया। अब सर सेकंड मोशन कितने टाइम में फाइल होगा, कैसे फाइल होगा और किस तरह से फाइल होगा। तो क्या होता है जब आप सेकंड मोशन में आते हो, फर्स्ट एज पर लॉ, एज पर बुकिश लैंग्वेज, एज पर दी बेयर एक्ट, फर्स्ट और सेकंड मोशन में 6 महीने का वक्त होता है, टाइम पीरियड, जिसे हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं, जो जजेस देते हैं, ताकि कोशिश ये हो, जो मेंटालिटी रहती है वो जो उस एक्ट के पीछे, जो उस कूलिंग पीरियड के पीछे, वो ये रहती है कि क्या पता फर्स्ट मोशन के बाद कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों पार्टी चाहें कि साथ में हम वापस आ जाएं। बहुत कम होता है ऐसा, शायद नहीं ही होता है, क्योंकि उस स्टेज तक अगर पहुंच गए तो वो डाइवोर्स में वो कंक्लूड होता ही होता है। कूलिंग पीरियड की बात करते हैं तो कूलिंग पीरियड मैंने बताया एज पर लॉ 6 महीने का टाइम होता है, ताकि वो रिकन्सिलिएशन का अगर चांस है तो वो रिकन्सिलिएशन हो जाए। मगर फर्स्ट मोशन हो गया, आप सेकंड मोशन 6 महीने, अगेन इसको ध्यान रखना, वो जो 6 महीने का पीरियड है, कूलिंग पीरियड जिसे हम बोलते हैं, वो आपका वेव ऑफ हो सकता है। कैसे वेव ऑफ हो सकता है, उसके लिए देखो आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट मोशन हुआ, आपने 2 दिन बाद चले गए, आपने वेव ऑफ की एप्लीकेशन लगाई, वो 6 महीने का पीरियड खत्म करने की वेव ऑफ की एप्लीकेशन, उसका भी एक कंसिडरेबल टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आप वही अगेन 2 दिन में लगा दी, महीना 2 महीना 2.5 महीना वेट करो, उसके बाद आप सेकंड मोशन लेके जाओ और सेकंड मोशन के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा दो एग्जेम्पशन की या वेविंग ऑफ की, कि ये जो 6 महीने का पीरियड है ये वेव ऑफ कर दिया जाए। अब ये वेव ऑफ की एप्लीकेशन लगती है देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, अगर बुकिश लैंग्वेज या जजमेंट्स के हिसाब से चलें तो वो कहना ये है एक्ट का या जजेस का कि ये जो पीरियड है जब भी वेव ऑफ होना चाहिए जब देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बिटवीन द पार्टीज की कंसिलिएशन के वाकई कोई चांसेस नहीं है। तो आपको एप्लीकेशन में ग्राउंड भी वैसे ही लेने कि भाई नहीं हो पा रहा है, हमने बहुत ट्राई कर लिया, और या तो ऐसा ग्राउंड दे दो कि दोनों पार्टीज को मूव ऑन करना है, उनको दूसरी शादी करनी है, आगे बढ़ना है, वट एवर द रीजन, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा वो वेव ऑफ करवाने के लिए। ठीक है, तो वो वेव ऑफ हो जाता है। तो जैसे आप जाओगे 2-2.5 महीने बाद, अगर वो एप्लीकेशन अलाउ होगी तो आपका सेकंड मोशन वो हो जाएगा। और अगर वो नहीं हुई अलाउ, बाई चांस जज ने नहीं करी, बोला नहीं कि 6 महीने बाद ही आओ, मैं 6 महीने बाद ही करूंगा, तो अब आप सोचोगे कि सर अगर वो अलाउ नहीं हुई तो हमारा केस तो खराब हो गया, हमने फाइल कर दिया, हम चले गए लेकर के। तो देखो क्या होता है, आप जैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ठीक है, आप इस केस को, फाइल तो हमने कर ही दिया, इसको आप 6 महीने बाद के लिए, यानी 2.5 महीने 3 महीने बाद आप गए हो, ऑलरेडी 3 महीने बचे हैं, तो इस केस को आप 3 महीने बाद के लिए लिस्ट कर दो। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम अपने सबमिशन आके दे देंगे, और अगर नहीं रिकन्सिलिएशन हो पाया तो 6 महीने का पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, यूजुअली बहुत कम ऐसा होता है कि जजेस वो ना अलाउ करें, वो यूजुअली कर देते हैं अलाउ, और वो फिर उसी टाइम पे फिर वो सेकंड मोशन के लिए प्रोसीड हो जाता है। अब सेकंड मोशन के लिए ड्राफ्ट के लिए देखो फर्स्ट मोशन जैसा ही है, बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं है, सेम केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट। इस पे आप अभी ध्यान मत दो एनेक्सर ए और बी पे,
क्योंकि देखो इसका अगेन मैंने बताया कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, कोड टू कोड वेरी करती हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये एनेक्जर ए और बी हैं जिसमें एडवोकेट अंडरटेकिंग देता है अपनी की जो डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो ट्रू हैं और डेफिशिएंसी नहीं है या किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक उस तरह क्लाइंट आपका एनेक्जर बी डालता है। ये हमारी डिटेल्स हैं जो एनरोलमेंट है कि कौन एडवोकेट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइल कर रहा है। मगर आप इस पर ध्यान मत दो क्योंकि इनके बिना फाइल हो जाता है। कभी कभी मैंने बताया वेरी करता है क्योंकि, तो कभी कभी डिमांड कर लेते हैं तो आप लगा सकते हो, वरना जरूरत नहीं पड़ती। इंडेक्स अगेन सेम चीज। देखो अब आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड मोशन में सिर्फ सिमिलैरिटी, जो जो डिफरेंस जो देखोगे बस वो इस सेक्शन का देखोगे यहाँ पे फिलहाल। वहाँ 13B1 था, यहाँ 13B2 है। इंडेक्स डिटो सेम है, कुछ अलग नहीं है फर्स्ट मोशन से। बाकी सारी चीजें भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। मेमो ऑफ पार्टीज बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं जाएगा। और ये भी, इसमें भी कुछ अलग नहीं जाएगा, सेम चीजें। अब हमारा पेटिशन स्टार्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे फर्स्ट मोशन का उठाओ, सेकंड मोशन में डालो, सेक्शन चेंज कर दो, यू आर गुड टू गो। अब जो चेंजेस हैं फर्स्ट और सेकंड मोशन में वो देखो क्या है कि हमारा जो फर्स्ट मोशन है वो कब हुआ, उसका पेटिशन का नंबर क्या था, ये डिटेल डालेंगे, कब हुआ वो डालेंगे, फर्स्ट मोशन का स्टेटमेंट किस जज ने किया वो डालेंगे, और उसकी डिग्री कब हुई वो डालेंगे, ठीक है। ये क्योंकि कोर्ट को ये दिखाना भी जरूरी है कि आपका फर्स्ट मोशन हुआ कब था। कोर्ट को तो बताओगे ना आप, तो वो कोर्ट देखेगी कि आप कितने टाइम बाद मेरे पास आए हो फर्स्ट मोशन के बाद, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने, वो कैलकुलेट करती है। टाइम तो 6 महीने का है ना, क्योंकि फर्स्ट मोशन हो गया आपका। सेकंड पैरा देखो, ये सेकंड पैरा फर्स्ट मोशन के फर्स्ट पैरा से सिमिलर है, सेम लिख रहे हैं हम लोग, शादी कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस राइट्स में हुई। थर्ड पैरा बिल्कुल सेम फर्स्ट मोशन से, कुछ अलग नहीं है। अब ये भी आप देखोगे बिल्कुल सेम है, जिसमें लिखा हुआ है कब से अलग रह रहे हैं। फर्स्ट मोशन में भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, सेम पैरा मिलेगा, इनफैक्ट कुछ अलग नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें सब सेम है, फर्स्ट पैरा, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन में सब सेम, बिल्कुल सेम। अब देखो फाइनल सेटलमेंट यहाँ पे रीइटरेट वही करा हुआ है, लेकिन जब आप नीचे वाले पैरा पढ़ोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट मोशन में हमने जो ऑर्नामेंट्स थे वो दे दिए थे, जो सामान था आर्टिकल से वो सबमिट कर दिए थे, और जो 2 लाख रुपए थे वो दे दिए थे। क्योंकि आप सेकंड मोशन में आए हो तो उसके टर्म्स थोड़े तो चेंज होंगे ना, क्योंकि फर्स्ट मोशन में हमने कुछ चीजें थी जो कंप्लीट कर दी हैं, जो हम इसमें लिख रहे हैं कि हाँ वो चीज हो चुकी है, हम कर चुके हैं। क्योंकि सेकंड मोशन में सिर्फ 2 लाख की बात रहती थी, वो 2 लाख रुपए हम आज यानी सेकंड मोशन में खड़े हैं तब देंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम, आप इसको पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसमें कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज जो चेंज हुई है वो क्या हुई है कि जो केसेस विड्रॉ करने थे फर्स्ट मोशन के बाद और सेकंड मोशन से पहले, वो हम विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। बीइंग अ वाइफ या फिर बीइंग अ हस्बैंड, जिस दोनों ने जो भी अगर केस अगर डाले हुए हैं रिस्पेक्टिवली, तो वो विड्रॉ होने थे, वो सेकंड मोशन से पहले विड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है इस सब में। बाकी सारा ड्राफ्ट सेम मिलेगा आपको फर्स्ट मोशन जैसा, नथिंग डिफरेंट। ये जनरल पैराज हैं, सब कुछ जनरल है, ठीक है। अब मैं एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जैसे देखो, जो अगर सिविल केसेस हैं, जैसे डाइवोर्स का केस है, मेंटेनेंस का केस है, ये तो पार्टी नीचे से यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से विड्रॉ कर लेती है। अब अगर 498A यानी सेक्शन 85 और 6 इन्वॉल्व है, FIR इन्वॉल्व है, तो FIR क्रिमिनल केसेस की कभी भी नीचे से वो केस कभी विड्रॉ नहीं होते, क्योंकि पार्टी उसमें स्टेट होती है। जो वर्सेस अगर आप देखोगे, अगर आपको पता है तो हमेशा वर्सेस स्टेट लिखा जाता है। कोई भी अक्यूज होता है वर्सेस स्टेट होता है, या स्टेट होता है वर्सेस जो अक्यूज होता है, इस तरह से FIRs होती हैं। तो वो क्वॉशिंग वो सिर्फ हाई कोर्ट से हो सकती है। तो बेस्ड ऑन योर सेटलमेंट, अगेन जो MOU आपने बनाया या मीडिएशन सेल में जो भी सेटलमेंट हुई है, उसमें भी आप ये इनकॉर्पोरेट करो। हमारे केस में नहीं था क्योंकि 498A का FIR का इन्वॉल्वमेंट उससे पहले सेटलमेंट हो गया था। तो अगर है वो एंगल, तो आप उसको भी लेकर के हाई कोर्ट जाओगे, यानी वाइफ हस्बैंड लेकर के जाएगा, क्वॉशिंग पिटीशन डालेगा, वाइफ वहां पे आकर के स्टेटमेंट देगी कि हाँ हमारा सेटलमेंट हो गया है एंड आई विश टू नॉट कंटिन्यू दिस केस फर्दर, तो वो केस विड्रॉ और वो केस क्वॉश हो जाएगा। अब सर इसको कैसे करें, कैसे ये होगा? तो देखो, जब FIR हो रखी होती है ना, तो आपको उसमें तब पार्टीज को ही डिसाइड करना है कि हम कब उसके लिए प्रोसीड करें क्वॉशिंग के लिए। तो जब आप फर्स्ट मोशन हो जाए,
फर्स्ट और सेकंड मोशन के बीच में आपने वैसे भी बाकी केसेस विड्रॉ करने हैं, तो आप चाहो तो आप उस चीज़ को वहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड मोशन के बीच में भी क्वेश्चन के लिए जा सकते हो। ये दोनों पार्टीज का म्यूचुअल डिस्कशन है। या फिर सेकंड मोशन के बाद हस्बैंड कुछ अमाउंट होल्ड कर सकता है, जैसे हमने इसमें 2 लाख फर्स्ट मोशन में, 2 लाख सेकंड मोशन में दिया, तो अगर एफआईआर इन्वॉल्व है तो क्या कर सकते हैं कि 2 लाख फर्स्ट मोशन में दे दिया, 1 लाख सेकंड मोशन में दे दिया। 1 लाख हम जब देंगे जब ये क्वॉशिंग में पिटिशन जाएगी और वो क्वॉशिंग होगी, सो दैट यू आर ऑल्सो सिक्योर एज अ हस्बैंड कि ठीक है बाकी अमाउंट वहाँ देंगे और वहाँ से मेरा जो क्रिमिनल केस है जो 498 वाला है, जो डाउरी डिमांड वाला है, वो विड्रॉ या क्वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से सेटलमेंट ड्राफ्ट होती है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें वो एंगल नहीं है क्रिमिनल वाला, तो वो भी विड्रॉ करना। अगर आपने विड्रॉ नहीं कराया, आप भूल गए, आपने नहीं डाला किसी भी तरह से, या आपके एडवोकेट मिस कर गए वो करना, क्योंकि ये आपको नहीं मालूम होगी ऑफ कोर्स, लेकिन आपके एडवोकेट ही आपको बताएंगे कि एफआईआर इन्वॉल्व है, इसको क्वॉश कराना है, तो सेटलमेंट हम इस तरह से इस स्टेज पे रखेंगे और अमाउंट उस हिसाब से देंगे, वरना बहुत ट्रबल हो जाएगा। आपका डाइवोर्स तो हो जाएगा, आपका केसेस भी नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विड्रॉ हो जाएंगे, लेकिन जो क्रिमिनल केस है वो आपका चलता रहेगा और उस केस में वाइफ का ना आना रेलेवेंसी नहीं रखता, एक्सेप्ट ओनली ऑन वन डेट, जब उसको समन जाएगा और उसको स्टेटमेंट और क्रॉस के लिए बुलाया जाएगा, वरना वो केस आपका चलता रहेगा, पार्टीज की जरूरत नहीं है उसमें। तो वो विड्रॉ कराना बहुत ज़रूरी है, तलवार लटकती रहेगी वरना आपके सर पे। आगे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारा सब कुछ सेम फर्स्ट मोशन जैसा, नथिंग एल्स, नथिंग डिफरेंट। अब मैं आपको वेव ऑफ की एप्लीकेशन दिखा देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाकी आप समझ ही गए होगे, नहीं समझे होगे सिर्फ कहने से मेरे या सुनने से, तो आप ड्राफ्ट पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा सर ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, मगर अगेन थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ऐसा नहीं है मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने कॉपी पेस्ट किया बार बार, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उठाओ और कॉपी पेस्ट कर दो। कुछ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ जरूरी है, ताकि आप अपने क्लाइंट को बेटर पोजीशन पे रख सको जब ड्राफ्ट्स की बात आती है और टर्म्स एंड कंडीशंस की बात आती है। आगे चलते हैं। ये एफिडेविट रजत गुप्ता वाला फर्स्ट मोशन में जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही है। वेव ऑफ के एप्लीकेशन और मैं दिखा देता हूँ। हमारा टॉपिक आज म्यूचुअल डाइवोर्स का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है वैसे मेरी तरफ से, हमारी तरफ से कुछ मैंने मिस करा हो इसमें, बट येट अगर कुछ मिस है या अगर आपको क्वेरी है या डाउट्स हैं, उसके लिए हम अवेलेबल रहेंगे। देखो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेन, इसमें देखो अब इसमें ना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में इसमें एक और चीज़ है थोड़ी सी नई, वो समझ लो। फर्स्ट मोशन की जो डिग्री है, जो स्टेटमेंट होती है, वो आपको इसमें लगानी पड़ती है एज एन एनेक्जर पीछे। अब सर वो कैसे लाएं? तो देखो आपको ना उसका सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करना पड़ता है जब भी आपका फर्स्ट मोशन हो जाता है। सर्टिफाइड कॉपी कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे मिलती है, उसके लिए हम एक मिसलिनियस चीज़ों की एक अलग वीडियो हम बना देंगे, मगर मैं वैसे बता देता हूँ। बेसिक फॉर्म जाता है जिसमें पार्टी एडवोकेट अपना डिटेल भर के पार्टीज़ की और फॉर्म में केस की हम एक काउंटर पे सबमिट करते हैं, कुछ फीस देते हैं और विद इन 10, 20, 50, 30 डेज में, कुछ इसका भी फॉर्मूला नहीं कि कितने दिन में वो आएगा, वो हमें डिग्री मिल जाती है, ये वाली डिग्री, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेटेड दिस। वो जैसी आएगी, वो डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ऑथोराइज्ड होता है, आप उसे कहीं भी लगा सकते हो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह, क्योंकि वो कोर्ट, उस पर कोर्ट के साइन एंड स्टैम्प और सील होती है एक तरह से, और वो इट इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट, कहीं भी आप उसे पेश कर सकते हो, वो लगेगा। फिर अगेंस्ट बाकी सब सेम चीज़ें, सेटलमेंट डीड, शादी का कार्ड, फोटो और आधार कार्ड। ये देखो, ये आप देख रहे हो, इस तरह से आपको मिलता है जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस सेटलमेंट फर्स्ट मोशन मिलती है। देखो इसमें आप देखोगे सील ऑफ द कोर्ट ऑफ द प्रिंसिपल जज, ये इसको ऑथराइज कर रहा है टू प्रेजेंट बिफोर एनी कोर्ट और एनी अथॉरिटी एज एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, मैं एक बार ही आपको वेव ऑफ की एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ, उसमें हमने लगाई होगी। ये तो ये आप एप्लीकेशन देखोगे पेटिशन के साथ लग जाती है अंडर सेक्शन 151 ऑफ सी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जॉइंटली मूव्ड बाय पेटिशन नंबर 1 एंड 2, क्योंकि म्यूचुअल है तो दोनों तरफ से, सीकिंग वेवर ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फॉर फाइलिंग ऑफ द सेकंड मोशन। अब इसमें देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। फर्स्ट मोशन कब हुआ, शादी कब हुई, और इसमें कब से अलग रह रहे हैं, सेम चीज़ें, पेटिशन वाली सेम चीज़ें। और इसमें बस एक पैरा जो चला जाता है वो एक्स्ट्रा चला जाता है कि पार्टीज जो ग्राउंड मैंने बताया कि आपको एक ग्राउंड देना बड़ा स्ट्रॉन्ग कि हम नहीं रह पा रहे साथ में, हैंस हमें हमारी ये एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाए, और इस एप्लीकेशन को अलाउ करने के बाद हमारा सेकंड मोशन को कंक्लूड कर दिया जाए। बहुत बेसिक एप्लीकेशन है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, छोटी सी एप्लीकेशन बनती है, ग्राउंड मोरलेस वही होते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन अलाउ हो गई थी, हमारा ये डाइवोर्स विद इन 2 और 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया था म्यूचुअल। ये है फॉर्मूला फर्स्ट एंड सेकंड और म्यूचुअल डाइवोर्स का। अब म्यूचुअल डाइवोर्स देखो, ये मत सोचना कि म्यूचुअल डाइवोर्स है तो दोनों पार्टियां हंसी खुशी कर रही हैं, कभी कभी दबाव में भी करती हैं, क्योंकि केसेस इतने कंपाइल हो जाते हैं, दोनों पार्टीज एक दूसरे पर डाल देती हैं, तो आउट ऑफ प्रेशर कह लो या आउट ऑफ लिटिगेशन से बचने के लिए वो आ जाते हैं एक टर्म पे। या तो आप स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेते हो कि ठीक है हम म्यूचुअली चलते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटते हैं या जाना, तो ये होता है। ये सारे एनेक्जर्स, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी रेफर करने के लिए, देख लेना। ये सारे ओरिजिनल पीडीएफ है, फाइल है, वर्किंग डॉक्यूमेंट्स हैं। यू कैन रिलाई ऑन दिस डॉक्यूमेंट ब्लाइंडली, क्योंकि ये कंक्लूडेड हैं, फाइल्ड हैं, डिसाइडेड हैं। ठीक है, ये आपका मीडिएशन आ गया। ये शादी की फ़ोटो, शादी का कार्ड ओरिजिनल, शादी की फ़ोटो ओरिजिनल शादी की फ़ोटो सर क्या होती है? कुछ नहीं होती है, आपको ग्लॉसी पेपर पे अच्छे से एक बढ़िया सी फ़ोटो लगानी होती है शादी की। आधार कार्ड दोनों पार्टीज़ का, और अगेन सेम वकालतनामा दोनों पार्टीज़ का फर्स्ट मोशन की तरह। तो आप अगर फर्स्ट और सेकंड मोशन मैच करोगे, आपको बहुत मतलब बहुत सिमिलैरिटी मिलेंगी और बहुत कम ही डिफरेंस मिलेगा। तो अगर आपको, इफ़ यू आर न्यू और आपके पास कोई केस आया है, यू आर न्यू एडवोकेट, तो आई वुड से आप हैप्पीली इन ड्राफ्ट्स को रेफर करो, कोशिश करो खुद से फाइल करने का। चाहे आप कुछ तैयारी भी कर रहे हो, मैं कहता हूँ अगर आप जुडिशरी की या एसएससी की या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप वो करते करते आपको कोई ऐसा कुछ जा करके कोर्ट में सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें ऐसी हैं और हम यहाँ पे वो आपको सिखा रहे हैं वही चीज़ें, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे विद अनदर टॉपिक। अगेन कोई डाउट्स होंगे, कुछ होगा, वी आर अवेलेबल, कॉन्टैक्ट्स नंबर आपको दे दिए जाएंगे और पीडीएफ्स दे दी जाएंगी, ये सारी आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग और रेफरेंस के लिए। थैंक यू।